नमस्कार दोस्तों। आईएएस प्रेप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 3 जुलाई 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज की जो डेली 30 का टॉपिक है, वो टॉपिक सुनने में ही आपको लगेगा कि ये कितनी गंभीर स्थिति होती है, गरीबी और बेरोजगारी। अगर कोई गरीब है, 2 जून की रोटी भी उसको जुटाने में बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है। कितनी भयावह स्थिति होती है। और हमारे देश में दुख ये है कि बहुत सारी आबादी ऐसी है जिनको ऐसी कोशिशें करनी पड़ती हैं। बेरोजगारी से आप सभी कभी ना कभी रूबरू हुए होंगे। अधिकतर लोग बेरोजगार हैं, तभी आप हमको सुन रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है नौकरी मिल गई हो, प्रथम प्रयास में मिल गई हो, या कोई दूसरी छोटी नौकरी मिल गई हो, बड़े का वो प्रयास कर रहे हो कि बड़ा उनको कुछ मिल जाए पद। वो सारी चीज़ें अलग हैं। नहीं तो अगर आप बेरोजगार हैं, आप अपनी जो भी आपकी डिग्री है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो दुख बहुत होता है। लेकिन यकीन दिलाता हूं, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपकी ये कोई डिग्री, आपकी कोई पढ़ाई, आपकी कोई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज मैंने आपसे बोला नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। मेरे पास एक मैसेज आया। उसने कहा कि सर, जब आप ये बोलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे क्या है, मैं नमस्कार दोस्तों बोल दूं, जो कहिए वो बोल दूं। आपको जो अच्छा लगे मुझे वही बोलना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही कार्यक्रम है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। 21 क्वेश्चन इसके टॉपिक पर और 9 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर, टोटल 30 क्वेश्चन आज भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। दो स्टेटमेंट है। पहला है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय से जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाना, न पूरा कर पाना निर्धनता है। जब अपनी जीवन की बेसिक नीड्स जो होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं, उनको कोई व्यक्ति नहीं पूरा कर पाता है, ऐसी ही दशा को निर्धनता कहा जाता है। और जब समाज का एक बहुत बड़ा भाग केवल निर्वाह स्तर पर ही गुजारा करता है, तो इसे मास पॉवर्टी या व्यापक निर्धनता के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये दोनों परिभाषाएं ही दी हुई हैं। ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको बस ध्यान से एक बार उसको पढ़ना है, समझ लेना है, और बहुत आसान होते हैं। इनका उत्तर आपको दे देना है। अगला प्रश्न है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है कि किसी परिवार के निर्वाह के लिए प्रति साल जितनी न्यूनतम, प्रति साल यानी प्रति वर्ष जितनी न्यूनतम आय चाहिए, वह धन गरीबी की रेखा कहलाता है। क्या पहला स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? प्रति साल, प्रति वर्ष जितनी आय चाहिए। नॉर्मली जो आय होती है वो प्रति माह में हम व्यक्त करते हैं। सैलरी कैसे आती है? मंथली आती है ना। आपकी आती होगी या आपके घर में किसी की आती होगी, या किसी की तो आपने सुना होगा ना। तो मंथली आती है, तो पहला तो ये गलत हो गया। और भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण व्यक्ति की प्रतिदिन की कैलोरी की मात्रा के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। एक प्रश्न अभी और आपको मिलेगा, वहां से बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसका जो पहला स्टेटमेंट है, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में 2100 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन भोजन में 2400 कैलोरी होनी चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िए। हार्ड वर्क कहाँ का व्यक्ति ज्यादा करता है? हार्ड वर्क का मतलब यहां पर मैं कह रहा हूं, हार्ड वर्क की जगह आप कहिए फिजिकल वर्क। शारीरिक श्रम कहाँ का व्यक्ति ज्यादा करता है? तो मोटे तौर पर जो गांव का व्यक्ति है वो शारीरिक श्रम ज्यादा करता है। तो जो शारीरिक श्रम ज्यादा करेगा उसको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। जो शारीरिक श्रम कम कर रहा है उसकी अपेक्षा, तो ये मानक भी ऐसे ही होंगे। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो उल्टे लिखे हुए हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ग्रामीण स्तर पर 2400 और शहरी स्तर पर 2100 कैलोरी की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन भोजन में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग ने किस समिति की सिफारिशों को निर्धनता रेखा के निर्धारण हेतु स्वीकार किया था? जो निर्धनता रेखा की बात होती है, निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है 1973-74 ईस्वी के मूल्यों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49 रुपये 9 पैसे और नगरीय क्षेत्रों में 56 रुपये 64 पैसे प्रति माह की निर्धनता रेखाएं निर्धारित की गई थी। प्रति माह इतनी जिनकी कमाई है वो निर्धनता रेखा से ऊपर है, इतनी या इससे अधिक कमाई है। और इससे कम जिसकी है, यानी कि 49 रुपये अगर गांव में कोई कमा लेता था महीने में 1973-74 में, तो वो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाता था, 49 रुपये 9 पैसे। तो ऐसे ये जो की गई थी सिफारिश, और किस समिति ने ये सिफारिश की थी, तो इसका सही उत्तर है लकड़ा वाला समिति। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है।
फिर योजना आयोग ने 11 मार्च 1997 को लकड़ावाडा जो ये कमेटी थी इसकी सिफारिशों को मान लिया था, निर्धनता रेखा हेतु स्वीकार कर लिया था। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का कि भारत में व्यापक बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी निर्धनता का कारण है। भारत में जो बेरोजगारी है उसमें व्यापक बेरोजगारी भी मिलती है, व्यापक बेरोजगारी के बारे में हमने अभी पढ़ा है, और अल्प बेरोजगारी भी निर्धनता का कारण है। ठीक है, भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी निर्धनता का प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, अवसर अगर उतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे तो बेरोजगारों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो, चाहे वैकल्पिक व्यवसाय का अभाव हो, कृषि पर निर्भरता ज्यादा हो, व्यापक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, जितने प्रकार की बेरोजगारी और होती है, ये सब निर्धनता का कारण है। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, गरीबी और बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इसकी डेट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कार्यक्रम ये 14 साल पहले शुरू किया गया था, 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था, लेकिन ये डेट अभी भी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक वीडियो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, नरेगा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में रनपाला मंडल में एक बंदलापल्ली गांव है, वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और अब तो ये बहुत व्यापक कार्यक्रम हो गया है। ये गवर्नमेंट इसको बंद करना चाहती थी, लेकिन कोरोना या कोविड-19 के कहर के समय ये सबसे कारगर सिद्ध हुआ है लोगों को आय पहुंचाने के मामले में। चलिए शुरू करते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। ऐसे में आप लोगों को पानी बार बार पीना चाहिए, ठीक है ना। और मेरे चेहरे पे जो ये पसीना आ रहा है, इसका मैं कारण बता दे रहा हूँ कि मुझे फैन बंद करना पड़ता है, नहीं तो आप लोगों की आवाज बहुत डिस्टर्ब होती है ना। आप लोगों को आवाज सही मिले इसलिए मैं फैन बंद रखता हूँ। अगर मैं और कोई फैन चलाऊंगा तो आवाज या फिर धीमी हो जाएगी या फिर दूसरे तरीके से आवाज आपको सुनाई देगी, खरखराहट भरभराहट के साथ में। तो इसलिए ऐसा मैं करता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी परेशानी मेरी अगर है और आपको अच्छा लगता है आवाज सुन के तो बढ़िया है। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, हाँ, इस जहां पे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ इसमें एसी नहीं लगा है अभी, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे एसी क्यों नहीं चला लेते, एसी नहीं लगा है इसमें जहां मैं बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम एक कार्यक्रम ही नहीं है बल्कि एक कानून है जिसके तहत रोजगार प्राप्त करने की कानूनी गारंटी दी जाती है। बिल्कुल सही है, इसमें गारंटी दी जाती है कि आपको रोजगार दिया ही जाएगा। जॉब कार्ड अगर बन जाता है किसी का तो उसमें रोजगार उसको मिलता ही है। काम की गारंटी देने वाला यह अपनी तरह का विश्व का दूसरा कार्यक्रम है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है पूरे विश्व में। इससे ज्यादा रोजगार, गारंटी रोजगार देना का जो काम है वो पूरे विश्व में किसी और योजना ने नहीं किया है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, लोग अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते, ऐसी स्थिति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति को कहा जाता है स्वैच्छिक बेरोजगारी। यानी कि उनकी इच्छा है कि वो काम ना करें, यानी कि उनकी काम करने की इच्छा नहीं है, तो इसको स्वैच्छिक या वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ठीक है, और जहां पर आप काम करना चाहते हैं और आपको काम नहीं मिलता है तो वहां पे स्वैच्छिक नहीं होती है ना। वहां पे क्या होती है बताइएगा जरा कमेंट करके। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी के आकलन के लिए कौन सी समिति, ये जगह जगह समिति का समिति लिख दिया है, कौन सी समिति गठित की गई थी? कौन सी ऐसी समिति थी जो गठित की गई थी? डॉक्टर एसपी गुप्ता समिति एक थी, उसको गठित किया गया था किसके लिए? बेरोजगारी के आकलन के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, डॉक्टर एसपी गुप्ता समिति। 1973 में एक समिति एम भगवती समिति बनाई गई थी, वो भी इससे रिलेटेड है ना। और उसमें ये जो समितियां थी ये क्या बताती हैं कि बेरोजगारी का कारण क्या है? तो वही सब, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो डेवलपमेंट है उसकी जो गति है वो धीमी है, ग्रामीण श्रम शहर की ओर आकर्षित होता है, शहर की तरफ पलायन कर जाता है, यही सब कारण इन्होंने बताया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है एम भगवती समिति बेरोजगारी के आकलन के लिए गठित की गई थी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। शिक्षित बेरोजगारी बेरोजगारी का एक प्रकार है। अब आप बताइए, क्या ऐसा भी होता है, शिक्षित बेरोजगारी भी होती है? अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो ये बेरोजगारी है वो शिक्षित बेरोजगारी का ही प्रकार है।
तो जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षित बेरोजगारी भी बेरोजगारी का एक प्रकार है। अगला जो प्रश्न है, चक्रीय बेरोजगारी व्यापार चक्र में शिथिलता के दौरान मांग में कमी के कारण उत्पन्न अस्थायी बेरोजगारी होती है। चक्रीय बेरोजगारी की क्या ये परिभाषा दी है, जो ये सही है। चक्रीय जो बेरोजगारी होती है यह व्यापार चक्र में शिथिलता के दौरान मांग में कमी के कारण उत्पन्न अस्थायी बेरोजगारी नहीं होती है, और तो सब सही है, ये अस्थायी बेरोजगारी होती है। कैसी बेरोजगारी होती है? अस्थायी बेरोजगारी ये होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में पर्याप्त बेरोजगारी, जो चक्रीय बेरोजगारी है, वो नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। और कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, यानी कि कम लोगों का काम ज्यादा लोग जब करते हैं। ठीक है ना। काम कम लोगों का है, 2 लोगों का, और 8 लोग परिवार के मेंबर हैं, सब उसमें कर रहे हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि कोई भी ऑप्शन, ये कोई भी जो वाक्य है, जो दिया हुआ स्टेटमेंट, वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। और दूसरा दिया है कि अर्थशास्त्री रैगनर मैक्फरसे ने कहा था कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने रहते हैं। अल्प विकसित देशों में जो गरीबी का कारण है, वो मुख्य कारण क्या है? वो मुख्य कारण शिक्षा का अभाव नहीं है। यहाँ पर आय की असमानता पाई जाती है। जो अल्प विकसित देश होते हैं, शिक्षा वहां पे हो भी जाएगी तो उससे क्या होगा? आय की असमानता यहाँ पर होती है। इस कारण को यहाँ पर माना जाता है कि ये गरीबी का मुख्य कारण है। पहला तो ये गलत हो गया। अर्थशास्त्री रैगनर मैक्फरसे ने कहा था कि जो निर्धनता के दुष्चक्र के कारण जो गरीब लोग हैं, गरीब देश हैं, वो बने रहते हैं हमेशा गरीब। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी के निर्धारण का आधार क्या है? भारत में गरीबी का निर्धारण कैसे होता है? 1971 की बात है। 1971 में एक डांडेकर और एक रथ, डांडेकर रथ फार्मूला आया था। उनके आधार पर वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्धारण किया गया था। और उसमें यह कहा गया था कि जो उपभोग व्यय है, उपभोग व्यय, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, ये गरीबी के निर्धारण का प्रमुख आधार बनाया जाता है, बनाया जाना चाहिए। तो इसी को बनाया जाता है। तो उपभोग व्यय भारत में गरीबी के निर्धारण का प्रमुख आधार है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक सापेक्ष गरीबी की मापन की विधियां हैं। दोनों से सापेक्ष गरीबी हम निकालते हैं, चाहे वो लॉरेंज कर्व हो या गिनी कोफिशिएंट हो, दोनों के द्वारा ये हम रिलेटिव पॉवर्टी का मेजरमेंट कर पाते हैं। बिल्कुल सही है। निरपेक्ष गरीबी को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के कोपेनहेगन में आयोजित विकास सम्मेलन में परिभाषित किया गया। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। 1995 की बात है। 1995 में कोपेनहेगन में सम्मेलन आयोजित हुआ था और वहीं पर इसको परिभाषित किया गया था, निरपेक्ष गरीबी को। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो ये जारी किया जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये यहाँ पर प्रश्न है। इफ्री का नाम आपने सुना है, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, इसी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है। और इसकी रैंक क्या है वो करंट अफेयर में हम कहीं ना कहीं देख लेंगे, जैसे ही लेटेस्ट रैंक आएगी। बाकी पुरानी रैंक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, भारत में गरीबी के आकलन के लिए योजना आयोग ने 2007 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया गया था और गरीबी के आकलन के लिए ही किया गया था। यहां पर केवल इसकी जो डेट दी है, जो सन दिया है, ये 2007 की जगह अगर 5 दिया होता तो ये सही होता। पहला गलत हो गया। भारत में गरीबी के आकलन के लिए 2014 में रंगराजन समिति का गठन किया गया। अब यहां पे भी 2014 दिया है कि गठन किया गया, जबकि 2014 में रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसका जो गठन किया गया था वो 2012 में किया गया था। तो गठन 2012 में किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या इतनी माइन्यूट लेवल की डेट आपसे पूछी जाती है? कई बार आपसे सुमेलित करने में भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकसित देशों में का जो बेरोजगारी का कौन सा रूप है जो विकसित देशों में दिखाई देता है? विकसित देशों में
बेरोजगारी का कौन सा रूप ज्यादा दिखाई देता है? वैसे तो हर प्रकार की बेरोजगारी हर जगह पाई जाएगी, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री में कौन सी बेरोजगारी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये चक्रीय बेरोजगारी होती है जो वहां पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो उत्पादक संस्थाएं हैं, उत्पादक संस्थाओं में समायोजन के दौरान या बाजार परिवेश में परिवर्तन के दौरान रोजगार की संख्या में होने वाली एक अल्पकालिक गिरावट होती है और उसी के कारण से चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अल्पकालिक ये होती है, अस्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती है। कई बार आप अमेरिका या अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहां पर ऐसी जब न्यूज पढ़ेंगे तो ऐसी बेरोजगारी वहां पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, बहुआयामी गरीबी सूचकांक को यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित किया गया था। पहला स्टेटमेंट, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित किया गया था। बिल्कुल सही है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त नहीं है, यहां पर कहा जा रहा है, और जबकि ये सबसे उपयुक्त माना जाता है। बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक होगा उसमें विभिन्न मानकों पर विचार किया जाएगा, मल्टी डायमेंशन होगा, तो वो उपयुक्त तो होगा ही। सामान्य सा अगर आप लॉजिक लगाएं तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है अगले प्रश्न का कि किसी अर्थव्यवस्था में आय के वास्तविक वितरण को दर्शाने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र में किसी अर्थव्यवस्था में जो आय होती है, आय का वास्तविक जो वितरण होता है, उसको दर्शाया जाता है। तो ये लाइन याद रखिएगा, आय के वास्तविक वितरण को इसमें दर्शाया जाता है लॉरेंज वक्र में। आर्थिक वितरण और आर्थिक विषमता की माप के लिए एक ज्यामितीय विधि है जिसका इसमें प्रयोग किया जाता है। पहला बिल्कुल सही है। लॉरेंज वक्र द्वारा अभिव्यक्त आर्थिक विषमता के ज्यामितीय मान को गिनी गुणांक कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, लॉरेंज वक्र द्वारा अभिव्यक्त जो आर्थिक विषमता का गणितीय मान है उसको गिनी गुणांक कहा जाता है। जो मान होगा वो गणितीय होगा, और यहां पर देखिए कितने माइन्यूट लेवल पर एक ये मिस्टेक की गई है, ज्यामितीय मान। तो इतना छोटा सा अगर आप मिस्टेक कर जाएंगे तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो गिनी गुणांक किससे रिलेटेड है ये भी यहां पर आप जान गए। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में शामिल नहीं है। कौन सी योजना इनमें से गरीबी उन्मूलन के लिए नहीं शुरू की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, मातृत्व लाभ योजना, ग्रामीण श्रम गारंटी कार्यक्रम, ये सब जो योजनाएं हैं। ऐसे ही एक शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम था, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना था, ये सब गरीबी उन्मूलन के लिए है। लेकिन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना नहीं था, है ना। ये एक फसल बीमा योजना है, प्राकृतिक आपदा और जो कृमि या रोगों के कारण फसलों का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही सही उत्तर हो जाएगा कि ये इसमें शामिल नहीं है। और अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का, फिर करंट अफेयर देखेंगे। पहला स्टेटमेंट, रंगराजन समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपया प्रतिदिन खर्च करने वाले लोगों को गरीब नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कहा गया रंगराजन समिति में। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो रखा गया था ये 32 रुपये का आधार रखा गया था, 32 रुपये का मानक ये रखा गया था, तो पहला ये गलत हो गया। और शहरी क्षेत्रों में इन्होंने यही मानक जो यहाँ 32 रखा था, तो शहरी क्षेत्रों में इन्होंने सिटीज में इसको 47 रुपये रखा था कि 47 रुपये प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है शहर में और 32 रुपये खर्च कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो रंगराजन समिति के अनुसार वो गरीबी रेखा से ऊपर है। दूसरा है कि रंगराजन समिति के अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इन्होंने कहा था कि जो ये जनसंख्या है, गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या, ये घट रही है ना। लगातार बढ़ने की बात इन्होंने नहीं कही गई थी, इन्होंने कहा था कि ये घट रही है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि लगातार बढ़ रही है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएंगे और इस तरीके से सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को। और करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न जो है 9 प्रश्न हैं, और इन 9 प्रश्नों को हम जब देखेंगे तो बहुत कम समय लगेगा। अब मैं अपना चेहरा पोंछ रहा था तो मैं क्या बोलता, यही सब आपसे बोल रहा था। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है करंट अफेयर का कि एक्सीलरेट विज्ञान क्या है?
एक्सेलरेट विज्ञान। एक्सेलरेट विज्ञान अभी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना का नाम है जो शुरू की गई है, और इसके माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक जो छात्र हैं उनके लिए शोध, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण के कार्यक्रम और क्रियान्वयन पर जोर दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस तरीके से? सी। ठीक है, आराम से हम लोग पढ़ते हैं जिससे कि आपको याद रहे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा अनाधिकृत पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर बिक्री की रोकथाम हेतु किस ऑपरेशन का संचालन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ऑपरेशन है इसका नाम क्या है? जो अनधिकृत पानी बिकता है पैक्ड, आप देखते होंगे रेलवे में, तो इसके लिए ऑपरेशन प्यास चलाया गया। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। और रेलवे सुरक्षा बल और दिल्ली में जो अनाधिकृत पैकेट ड्रिंकिंग वाटर है इनकी बिक्री के लिए वहाँ की टीम ने इस पे कार्य किया, रेलवे सुरक्षा बल ने, और एक अखिल भारतीय अभियान के रूप में इसको शुरू किया गया है, और वहां से धीरे धीरे ये पूरे देश में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि सतह से हवा में मार करने वाली S-400 रक्षा सैन्य प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई है? S-400 को सतह से हवा में मार करने के लिए जाना जाता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, सरफेस टू एयर इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2007 से सेवा में ये है, 2007 से ये सेवा दे रही है, और ये S-300 पहले चलता था, उसका ये उन्नत संस्करण है। गवाह संरक्षण योजना 2018 को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? गवाह संरक्षण योजना 2018 में उस समय चर्चा में आई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्र सरकार की गवाह सुरक्षा योजना को मंजूरी प्रदान की जा रही है, और इसके द्वारा संसद द्वारा जो कानून बनाया जाना है, तो उसके द्वारा कानून बनाए जाने से पहले की स्थिति में राज्यों को इसको संभालना होगा, और कानून जब तक नहीं बन जाता है राज्य इसको संभालेंगे। ऐसे में उड़ीसा जो स्टेट है, उड़ीसा स्टेट इस गवाह संरक्षण योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 1894.5 करोड़, पैसे में तो कुछ लगता ही नहीं है, इतने पैसे आप सोचिए, पूरी जिंदगी आप नौकरी करेंगे तो 1-2 करोड़ रुपए कहीं वेतन पाएंगे, इकट्ठा कहां से कर पाएंगे? इतना खर्चे भी तो होंगे आपके। कुछ लोग सोच रहे हैं कि अरे वो सब उपाय है, उन सब उपायों में मत पड़िएगा, ईमानदारी के साथ अपना काम कीजिएगा। तो इतने करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे तो नौकरी में आने की भी जरूरत क्या है? नौकरी में इसलिए मत आइए, नौकरी में कुछ अच्छा करने के लिए आइए, और एक ऐसी छाप छोड़ के जाइए ना कि आगे आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। इंटेल कैपिटल, इंटेल कैपिटल एक कंपनी है अमेरिका की, इंटेल कॉर्पोरेशन निवेश की जो निवेश शाखा है वो इंटेल कैपिटल है। इंटेल का नाम आपने सुना होगा, जो प्रोसेसर होते हैं वो बनाती है। तो इसने अभी इसमें प्लेटफॉर्म जो है जियो का, रिलायंस का जो जियो प्लेटफॉर्म है उसमें निवेश करने का फैसला लिया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। रक्षा मंत्रालय द्वारा 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया, और इसके अंतर्गत कितने लड़ाकू विमानों की खरीद का फैसला किया गया? तो 33 नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव अगर रखा गया है तो कितने खरीदे जाएंगे? रीजनिंग का प्रश्न है, 33 ही खरीदे जाएंगे। लेकिन यहां पर जो ये प्रश्न बनाया गया है, यहां ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही 59 जो मिग 29 विमान है उनको अपग्रेड करने का भी इसमें कार्य किया जाएगा। 18,148 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने की योजना बनाई गई है। तो 33 तो नए लड़ाकू विमान है जो प्रश्न में ही दिया है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, 59 इसमें अपग्रेड होने हैं। अपग्रेड तो टोटल तो और ज्यादा हो गए, लेकिन नए तो 33 ही हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। घटते वायु गुणवत्ता सूचकांक से बढ़ती चिंता के तहत निम्नलिखित में से कहां शहरी वन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? दिल्ली में एक स्थान है, दिल्ली में एक स्थान है कैग का कार्यालय। कैग का मतलब क्या है? भारत के लिए जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है उनका कार्यालय, वहां पर कार्यालय में, कार्यालय पार्क में एक शहरी वन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कैग के ऑफिस में बनाया जाएगा, और इससे पर्यावरण जो है वो शुद्ध होगा, जो वायु गुणवत्ता है वो अच्छी होगी। जाहिर सी बात है जब पेड़ पौधों की संख्या बढ़ेगी। 2 जुलाई 2020 यानी कि कल जो बीता है, और प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे मंत्री हैं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है।
जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने कब तक प्रत्येक ग्रामीण घर को पेयजल नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? पानी आएगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन लक्ष्य रखा गया है कि इसको प्रदान किया जाएगा। खैर लक्ष्य रखा गया है तो प्रदान होगा ही 2024 तक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अभी इसमें देखा जाए तो 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान देश भर में ग्रामीण इलाकों में 19 लाख परिवारों को लॉकडाउन के दौरान पेयजल जो कनेक्शन है, नल का कनेक्शन है, वो प्रदान किया गया, इसीलिए चर्चा में आया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आरओ एआरओ हिंदी, जिसके बिना आप आरओ एआरओ की परीक्षा को पास नहीं कर सकते, और इसके जीएस के लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जल्द ही अगले वीक से ये स्टार्ट हो जाएगा, लॉन्च भी 1-2-4 दिन में हो जाएगा। तो आप लोग अगर इसमें इच्छुक हैं तो uppsctarget.com पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। पहले हम देखेंगे क्या इसमें आप लोगों का रिस्पांस रहता है। और बीओ का कोर्स चल रहा है, बीओ के कोर्स का लाभ आप उठा सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है यूपीपीसीएस आरओ और बीओ के लिए। 6307281212 पर आप कॉन्टेक्ट करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी, उसको डाउनलोड कर लीजिए आईएएस प्रेप एकेडमी के ऐप को। वहां पर आपको बहुत सारी फ्री चीजें मिल जाएंगी, और बाकी आपको कोई अगर इंटरेस्ट है हमारे किसी कोर्स में तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी जून 2020 के महीने में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई? आज का टॉपिक भी यही है और करंट अफेयर में भी ये प्रश्न आपके सामने आ गया। इसमें बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो अनलॉक 1 हुआ है उसके साथ 8 जून 2020 से जो चालू हुआ था, आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप 2 महीने के बाद बेरोजगारी की दर में भारी गिरावट दर्ज की गई। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है। इसमें जो ये रोजगार दिया जा रहा है मनरेगा के तहत, इसमें जो आर्थिक सहायता दी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो 20,000 करोड़ कितना है, हाँ जरा बताइएगा 20,000 है कि लाख है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो आपको बताना है कि 20 लाख करोड़ रुपए है कि 20,000 करोड़ रुपए है। उस पैकेज के बारे में आप बताइएगा, कितना पैकेज ये लॉकडाउन के दौरान इससे उभरने के लिए दिया गया था। तो उसमें ये कहा गया है कि 10.9% बेरोजगारी दर ये बची है। बाकी पहले बहुत ज़्यादा थी, अप्रैल में देखा जाए तो अपने पीक पर पहुंच गई थी। अप्रैल में ये 23.52% थी, और अब कहा जा रहा है ये घटकर 10.9% हो गई है। तो मुझे तो कई बार लगता है कि लॉकडाउन ही लगा रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बेरोजगारी घट रही है। खैर क्या है, आप लोग भी समझते हैं। तो इसका उत्तर सही सी हो जाएगा। बाकी प्रश्न हमको करना है सही, और बाकी चीज़ें हम मेंस में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना इंतजार करने के लिए डेली 30 का। लाइक कर दीजिएगा डेली 30 को अगर पसंद आता है, और शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों तक जिनको जरूरत है इसकी। थैंक यू वेरी मच।